हम आईआईटी मेगा मॉक टेस्ट का जो सॉल्यूशंस है उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, यूनिफॉर्म रोप ऑफ टोटल मास m and length L is initially held vertical with its lower end just touching weighing scale। मतलब कि कुछ ऐसा सेटअप है हमारे पास। ये एक रोप है जिसका मास है m और लेंथ है L, और इसको ये वेइंग मशीन के ऊपर जस्ट टच करके रखा गया है, लाइक दिस। ये है रोप और ये है हमारा वेइंग मशीन। ठीक है। द रोप इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एंड बिगिंस टू पाइल अप ऑन द स्केल। ठीक है। लेट अस assume that each element of the rope comes to rest immediately after striking the scale. If a length x of the rope has accumulated on the pan at some instant, the reading of the scale at that particular moment is okay. So देखो क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि लेट्स से दिस इज आवर वेइंग मशीन। तो अ, ये ये इनिशियली सेटअप कुछ ऐसा था, और बाद में क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम एक्स 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 लेंथ का रोप नीचे गिर के ऐसे पाइल अप हो गया। ठीक है। और ऊपर एल माइनस एक्स लेंथ का बचा हुआ है। मतलब कि ये कुछ ऐसा सेटअप है। ये टोटल एल लेंथ था, और ये जो लेंथ है दिस दिस इज एल माइनस एक्स। ठीक है। और ये टोटल था एल। तो क्या हुआ, नीचे यहाँ पे एक्स डिस्टेंस का पाइल अप होके पड़ा हुआ है। फाइन। तो देखो ये जो वेइंग मशीन है, इसके ऊपर जो फोर्स फोर्स लगेगा वही हमारा वेट का मेजरमेंट होगा। मतलब वही वेइंग मशीन का मेजरमेंट होगा। तो इसके ऊपर कौन से फोर्स लग रहे हैं, देखो। ये जो पाइल्ड अप होके पड़ा हुआ है, ये पोर्शन, इसके वजह से एक फोर्स आ रहा है वेइंग मशीन के ऊपर। लेट से मैं उसको बोलता हूँ F1। और दूसरा फोर्स क्या है, ये जो रोप नीचे गिर रहा है, ये पोर्शन जो गिर रहा है, उसके वजह से एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगा जो कि है F2। फाइन। तो F1 तो हमें पता है क्या है। F1 इज mg x/L। लेकिन F2 को कैसे कैलकुलेट करें। तो देखो यहाँ पे क्या होता है। F2 के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसिडर करेंगे कि ये वेइंग मशीन के ऊपर पहले इस डिस्टेंस में एक छोटा सा मास dm मान के चलते हैं हम। dm है, वो ऐसा था। ये मेरा रोप था, ऊपर वाला पोर्शन, और ये नीचे वाला पोर्शन, जब वो इनिशियली टच नहीं कर रहा था। और ये एक्स पोर्शन था। फिर बाद में ये जब गिर गया एक्स पोर्शन, तो क्या हुआ, नीचे ऐसा एक्स पोर्शन गिरा हुआ है, और ये डीएम मास अभी नीचे चला आ गया, और ऊपर ये पोर्शन गिर रहा है। तो देखो ये जो डीएम मास है, इसके एक्स डिस्टेंस नीचे ट्रेवल करने से, ये टोटल एक्स डिस्टेंस नीचे ट्रेवल करने से इसका जो मतलब फोर्स आएगा, वही फोर्स F2 का मेजरमेंट होगा। फाइन। तो अब देखो हम क्या लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं कि F2 जो है, फॉर फॉलिंग पार्ट, F2 इक्वल्स टू V, आई मीन F2 इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। और P क्या है, P है mv। तो यहाँ पे देखो ये जो इसका जो वेलोसिटी था नीचे की ओर, V वेलोसिटी, वो कांस्टेंट है। कितना है, वेलोसिटी इज रूट ओवर ऑफ 2g/x। ठीक है। एक्स लेंथ गिरा, इसके लिए वेलोसिटी ऐसा आएगा। नाउ F2 इज v dm/dt। फाइन। अब dm/dt क्या है, dm/dt को dm/dt को हम ऐसे लिख सकते हैं, लाइक दिस। dm/dt इक्वल्स टू dm/dl इंटू dl/dt। फाइन। तो ये dm/dl, ये जो क्वांटिटी है, इसको हम मास पर लेंथ लिख सकते हैं, इनटू, क्योंकि मास पर लेंथ जो है ये यूनिफॉर्म है, मतलब लिनियरली चेंज हो रहा है, इसलिए dm/dt इक्वल्स टू m/l। देन dl/dt क्या है, ये वेलोसिटी है। तो एसेंशियली dm/dt विल बी m/l इंटू v। सो यहाँ से हम F2 को लिख सकते हैं ऐसे, F2 इक्वल्स टू v
इंटू एम बाई एल वी, मतलब एम वी स्क्वायर बाई एल। बढ़िया। ओके सर। नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, ये v है रूट ओवर ऑफ 2gx, तो f2 विल बी m बाई एल इंटू 2gx, रूट 2gx का स्क्वायर 2gx। तो जो नेट फोर्स है वो क्या बनेगा, F1 प्लस F2, नेट फोर्स ऑन वेइंग मशीन। वेइंग मशीन के ऊपर जो नेट फोर्स बनेगा वो हो जाएगा, F1 का वैल्यू था एम जी एक्स बाई एल, प्लस यहाँ से 2 mg/L, जो कि बराबर है 3 mg/L, 3 mg/L। तो ये हो जाएगा वेइंग मशीन का रीडिंग। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन सी, राइट। क्वेश्चन है, इस पे देखो, टू आइडेंटिकल सॉरी, टू आइडेंटिकल ट्रांसवर्स वेव्स ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। मतलब कि ये जो मैंने ड्रॉ करके रखा है रेड और ग्रीन वाला, लाइक ये मेरा रोप है, रोप या फिर जो स्ट्रिंग है, और यहाँ से दोनों वेव है जो आइडेंटिकल वेव है, रेड और ग्रीन वाला, और ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। नाउ ईच प्रोड्यूसिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड ए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, a particle at position x equals to 0 executes SHM due to superposition at a nearby point x equals to lambda by 8. The resultant motion is also SHM but a different amplitude. Then maximum kinetic energy निकालने को बोला है हमको, और फिर उनका रेशियो फाइंड। तो देखो क्या होता है, लाइक ये जो स्ट्रिंग के ऊपर जो रोप्स बनते हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक ये पहला वेव है, ये दूसरा वेव है, तो इनका जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रिंग, या फिर स्ट्रिंग के ऊपर एक पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है अलोंग वाई डायरेक्शन, वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड ऑफ एस एच एम इंटू साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स करके। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया मेरा एम्पलीट्यूड, ओमेगा जो है ये है मेरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये जो के होता है 2 पाई बाई लैम्डा, जिसको हम बोलते हैं वेव नंबर। सॉरी, वेव नंबर नहीं, ये के को हम जस्ट 2 पाई बाई लैम्डा बोलते हैं, माई मिस्टेक। और ये जो एक्स है डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स, मतलब मतलब वेव जो ट्रेवल कर रहा है वो एक्स जो है वो, मतलब एक्स एक्सिस में वेव जितना दूर ट्रेवल कर रहा है वो एक्स का वैल्यू है। तो देखो, दोनों वेव ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम क्या लिखते हैं, एक वेव को ऐसे लिखते हैं साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स करके, और दूसरा जो वेव है उसको हम ऐसे लिखते हैं वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए एक में माइनस के एक्स, एक में प्लस के एक्स, और दोनों का आइडेंटिकल वेव है, इसका मतलब दोनों का एम्पलीट्यूड और ओमेगा सेम है, और के भी सेम होगा क्योंकि दोनों का लैम्डा सेम है। फाइन। तो अब देखो, दोनों वेव जब एक पोजीशन में मीट करेंगे तो वहां पे क्या होगा, सुपर पोजीशन। तो सुपर पोजीशन के बाद जो नेट डिस्प्लेसमेंट बनेगा वो कितना होगा, y इक्वल्स टू y1 और y2 का सम, मतलब दोनों का सुपर पोजीशन आ रहा है। तो मेरा जो नेट y आ रहा है ये कितना होगा, y विल बी a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। दोनों साइन को ऐड करते तो क्या होता है, 2 ए साइन साइन ओमेगा टी इंटू कॉस के एक्स। फाइन। तो यहाँ से हम देखो, ये जो
एम्पलीट्यूड तो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, एम्पलीट्यूड डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है। तो के एक्स वाला जो है, के एक्स वाला जो क्वांटिटी है ये मेरे एम्पलीट्यूड में कंट्रीब्यूट करेगा। सॉरी, यहाँ पे ये नहीं होगा। तो मेरा जो नेट वेव बनना है y इक्वल्स टू 2a cos kx इंटू साइन ओमेगा टी। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड है ए डैश्ड, वो कितना बनेगा, 2a cos kx। ये बनेगा जो सुपरपोजिशन वाला जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड ये बनने वाला है। सो अब देखते हैं कि एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो कॉस कितना बनने वाला है, कॉस जीरो इज वन, सो ए वन विल बी 2a। देन एट एक्स इक्वल्स टू लैम्डा बाई 8, के एक्स कितना बनेगा, के एक्स मतलब 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 8 विच इज पाई बाई 4। सो कॉस पाई बाई 4 कितना बनेगा, 1/√2 बनेगा। ठीक है सर, अब क्या होगा, सो A2 विल बी 2a इंटू कॉस पाई बाई 4 विच इज 1/√2। मतलब A2 मेरा बन गया कितना, A√2। बहुत बढ़िया, A1 is 2a, A2 is A√2। नाउ काइनेटिक नाउ एक फॉर्मूला आता है के मैक्स इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो हमको क्या बोला है कि के मैक्स, के वन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, एक्स के वन और के टू करके। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी वन क्या बनने वाला है, के वन बनेगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए वन स्क्वायर विच इज हाफ, मतलब ए वन स्क्वायर है, और के टू जो है वो क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए टू स्क्वायर है। फाइन, फिर दोनों का रेशियो निकालते हैं। जस्ट अ सेकेंड, कहाँ पे था मैं, ये यहाँ पे, यहाँ पे, हाँ। Okay, so Q Q1 by K2 will be half m omega square A1 square by half m omega square A2 square। so ये बनना है A1/A2 का होल स्क्वायर। A1 कितना था, 2a, और A2 कितना है, √2a, विच इज 2a/√2a का होल स्क्वायर, जो बन जाएगा √2 का होल स्क्वायर विच इज 2। फाइन, 2 मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन 3 में बोल रहा है कि a beam of white light consisting of red, green and blue components is incident normally on one smaller face of a right angle prism। Okay, फिर प्रिज्म होता है हाइपोटेनस फेस ड्यू टू डिस्पर्शन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, रेड का है 1.39, ग्रीन का 1.44 और ब्लू लाइट का दिया है 1.47। फाइन, देन बोल रहा है कि सराउंडिंग मीडियम एयर है, मतलब ये एयर है, और प्रिज्म तो ग्लास का है। नेक्स्ट बोल रहा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए। फाइन, तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स विल अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इनसाइड द प्रिज्म। ओके, देखो सेटअप कुछ ऐसा है, हमारे पास एयर है और अंदर प्रिज्म है। ये व्हाइट लाइट जा रहा था अंदर, बढ़िया। अब क्या होगा, देखो, फॉर ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब कि जो लाइट जब एक सरफेस से दूसरा सरफेस, मतलब एक दोनों सरफेस का ये बाउंड्री है, और जब मान लो कि लाइट आ रहा है यहाँ पे, तो कुछ लाइट रिफ्रैक्टेड होता है और कुछ लाइट रिफ्लेक्टेड होके चले जाते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ये जो रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है ये एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब पूरा का पूरा लाइट आके रिफ्लेक्ट होके
चला जाता है जिस मीडियम से आया था, मतलब इनिशियल मीडियम में ही रिटर्न कर जाता है। उसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब कि TIR शॉर्ट में लिखते हैं हम। TIR का जो कंडीशंस है वो क्या क्या है? पहला तो होना चाहिए, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंस मीडियम टू डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, जो कि यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, ग्लास से एयर की तरफ जा रहा है। फाइन। दूसरा होना चाहिए कि इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल मतलब ये जो एंगल यहाँ पे बना रहा है ये वाला 45 डिग्री, इन दिस केस विच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल मतलब हम उसको C से डिनोट करते हैं, मतलब कि कुछ ऐसा एक पर्टिकुलर एंगल है, मतलब वैल्यू है एंगल का, उस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू में अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम तक ट्रेवल कर रहा है, तो वो रिफ्रैक्टेड ना होके पूरा का पूरा पोर्शन ही रिफ्लेक्ट करके बैक चला आएगा। फाइन। तो हमारा ये फॉर्मूला क्या बनता है? साइन सी इक्वल्स टू 1/म्यू। म्यू क्या है? म्यू है वो मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। सॉरी। सो अब देखो, फॉर रेड लाइट, रेड के लिए कितना बनेगा? क्रिटिकल एंगल विच इज साइन इनवर्स ऑफ 1/म्यू है। इसका वैल्यू कितना है रेड के लिए? म्यू का वैल्यू हमको दिया गया 1.39, तो साइन इनवर्स 1.39, 1/1.39। तो ये जो वैल्यू है ये तुम जब IIT टेस्ट होगा तो वहाँ पे जो कैलकुलेटर रहता है वहाँ से कर सकते हो। तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है 46 डिग्री, विच इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। मतलब कि इंसिडेंट एंगल 45 डिग्री से क्रिटिकल एंगल ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे नो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? रिफ्लेक्शन प्लस रिफ्रैक्शन। ठीक है, रेड के लिए हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लू और ग्रीन के लिए हम देखते हैं। चलिए, तो ये हुआ रेड के लिए। देन दूसरा हम देखते हैं ब्लू लाइट के लिए। ब्लू के लिए म्यू का वैल्यू क्या दिया गया है? 1.44। तो सी ऑफ बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/1.44। तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है 44 डिग्री। ये हमारा जो इंसिडेंट एंगल है उससे कम है, तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आने वाला है। फाइन। और तीसरा है ग्रीन लाइट के लिए। ग्रीन लाइट के लिए म्यू का वैल्यू कितना है? म्यू इज 1.47। तो यहाँ पे सी जी इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/1.47, विच इज अप्रोक्सीमेटली याद है 43 डिग्री के बराबर, विच इज लेस देन 45 डिग्री। तो इस केस में भी देखो, ये जो इंसिडेंट एंगल है 45 डिग्री उससे लेस आ रहा है क्रिटिकल एंगल, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बनेगा। तो हमारा ग्रीन और ब्लू लाइट ये दोनों TIR दिखाएंगे। फाइन। नेक्स्ट ओके, तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, इसको तुम रेफर कर सकते हो। देखो, ये जो रेड लाइट है वो ग्लास से निकल के, प्रिज्म से निकल के एयर की तरफ जा रहा है रिफ्रैक्टेड होके। ग्रीन लाइट देखो रिफ्लेक्शन होके यहाँ पे TIR हो रहा है। TIR हो रहा है इसलिए रिफ्लेक्ट बैक होके आ रहा है। और ये जो ब्लू लाइट है यहाँ पे भी देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, इसलिए वो रिफ्लेक्ट बैक होके चला आ रहा है, एयर पे नहीं जा रहा है। फाइन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4।
वहां पे हमको क्या बोला है, एक दो मतलब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारे पास, जिसका एरिया है ए, सेपरेटेड बाय ये डिस्टेंस एस। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये एस डिस्टेंस है। द स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फील्ड विद डाई इलेक्ट्रिक, और देखो उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरीज लीनियरली, ये इंपॉर्टेंट है, K1 से K2 तक, और इसका कैपेसिटेंस निकालने को बोला है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो आ, मतलब कैपा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कैसा? लीनियरली, मतलब वो कुछ ऐसा दिखेगा, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ओके, सो ये ऐसा दिखने वाला है। ये m है K2 - K1/s, और c जो है वो K1 है। ठीक है, तो अब देखो ये लीनियरली डिपेंड कर रहा है। फाइन, तो हम लिखते हैं कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, C इक्वल्स टू A इंटू के एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये होता है। और यहाँ पे डी के जगह पे क्या बनेगा, डी के जगह पे बनेगा एस, मतलब जो दोनों प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है एस। ओके, तो अब देखो मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूँ एक छोटा सा एलिमेंट लाइक दिस। लेट्स से कि यहाँ से एक डिस्टेंस दूरी पे एक मेरे पास ऐसा कैपेसिटेंस है, एक एलिमेंट लिया है मैंने डी एक्स करके। ठीक है, ये जो डी एक्स करके एलिमेंट है मेरे पास, एज्यूम की इसका ये जो एलिमेंट है इसका कैपेसिटेंस कितना बनेगा, डीसी बनेगा। डीसी विल बी के के एक्स जो है, के एक्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई सेपरेशन कितना है इनका, डी एक्स बाई डी एक्स। बढ़िया। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे डीसीओ को मैं अगर ऐड करता जाऊँ सीरीज में, तो मेरा पूरा कैपेसिटेंस आ रहा है। मतलब कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस इस मतलब नेट कैपेसिटेंस जो बनेगा वो सीरीज ऑफ डीसी, सीरीज कॉम्बिनेशन, जो नेट कैपेसिटेंस बनने वाला है वो ये जो छोटे छोटे डीसी है इनका सीरीज है। तो सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1/dc। फाइन, तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे कि इंटीग्रल ऑफ dx बाई के एक्स इंटू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम 0 to s। एक्स का मतलब एक्स हो रहा है 0 से s तक वेरी, देन ये बाहर निकल के आ रहा है ए एप्सिलॉन नॉट, फिर 0 से s तक dx बाई के एक्स ऐसा, विच इज dx बाई K1 प्लस K2 - K1/s इंटू एक्स। फाइन, तो मैं ये नीचे जो डिनोमिनेटर है इस टोटल को u मान के चल रहा हूँ। लेट u इक्वल्स टू K1 प्लस K2 - K1/s इंटू एक्स। तो यहाँ से मेरा du क्या निकल के आ रहा है, du विल बी K2 - K1/s इंटू डी एक्स। फिर देखो x इक्वल्स टू 0 में u कितना है, u बनेगा K1, और x इक्वल्स टू s में u कितना बनेगा, यहाँ पे s पुट करोगे, s कट जाएगा, K1 कट के K2। तो मेरा नया लिमिट क्या हो गया, 1/c इक्विवेलेंट इज इंटीग्रल ऑफ K1 to K2, और dx के जगह पे मतलब
देखो, ये जो इंटीग्रल है वो क्या बन जाएगा, डी यू बाई यू, और नीचे और उसके साथ मल्टीप्लाई होगा एस बाई के टू माइनस के वन, और बाहर मेरे पास है वन बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो यहाँ से वन बाई सी इक्विवेलेंट इज वन बाई ए एप्सिलॉन नॉट एस बाई के टू माइनस के वन इंटू एल एन के टू बाई के वन। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से मेरा सी इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, के टू माइनस के वन बाई ए एप्सिलॉन नॉट, चलो के टू माइनस के वन टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट बाई एस इंटू एल एन के टू बाई के वन। तो ये तुम्हारा मैच कर रहा है ऑप्शन ए से। फाइन। नेक्स्ट 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए हाइपोथेटिकल प्लेनेट स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, मतलब इसका ये रेडियस है आर, वेरिएबल मास डेंसिटी है ये रो आर इक्वल्स टू रो नॉट वन माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम बनेगा आर डिस्टेंस में, उसको ढूंढने बोला है। फाइन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जो सेंटर है ओ, वहां से स्मॉलर डिस्टेंस में मैं एक स्फेरिकल शेल कंसिडर कर रहा हूँ जिसका विथ है डी आर। फाइन। देन हम क्या करते हैं, देन देखो, ओके, सो ये जो डी आर है इसका वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ शेल, ये आएगा डी वी। तो वी था मेरे पास 4/3 पाई आर क्यूब। एक सेकेंड, हाँ, तो वहां से डीवी कितना आता है, इसको तुम डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ये सबको मालूम होता है, एक कॉमन रिजल्ट होता है। मैं स्किप कर रहा हूँ वो कैलकुलेशन। तो वहां से डीएम कितना बनेगा, डीएम विल बी रो आर इंटू डी वी। फिर डीएम का इंटीग्रेशन करोगे तो वो कितना आने वाला है, डीएम का इंटीग्रेशन करके आने वाला है एन एज अ फंक्शन ऑफ आर इक्वल्स टू 0 से 8 तक रो आर डी वी। फाइन। देन एम आर विल बी 0 से 8 तक, रो का वैल्यू क्या है, रो नॉट वन माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इंटू डीवी के जगह पे 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये पुट कर दिया मैंने। नेक्स्ट यहाँ से बाहर निकल आएगा 4 पाई रो नॉट बाहर आएगा, अंदर बचेगा 0 to r वन, आर 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 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब बाई कैपिटल आर इंटू डी आर। फाइन। देन इसको स्प्लिट करता हूँ, 4 पाई रो नॉट इंटू आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रल 0 से 8 तक माइनस 0 से 8 तक आर क्यूब डी आर बाई आर कैपिटल आर का इंटीग्रल। ओके, तो यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजिंग फैक्ट बनता है, वो तुमको लग सकता है कि सर अंदर स्मॉल आर है और मैं लिमिट भी स्मॉल आर तक ले रहा हूँ। एक्चुअली ये अंदर का जो आर है ये मतलब बोल सकते हो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये। ठीक है, और ये जो स्मॉल आर है ये मेरा एक वैल्यू है, जैसे कि हम कभी कभार लिखते हैं ना कि लेट टी इक्वल्स टू टी में टी इक्वल्स टू टी सेकेंड, कुछ वैसा ही है। मतलब ये स्मॉल आर जो है अंदर वाला ये एक वेरिएबल है, और उस वेरिएबल का एक वैल्यू है आर। तुमको अगर कंफ्यूजन हो तो अंदर वाला जो आर है उसको तुम आर डैश या फिर कोई भी आर की जगह एक्स मान के भी तुम चल सकते हो कि एक्स स्क्वायर डी एक्स ऐसे करके। सो इसका इंटीग्रल निकालते हैं हम, क्या बनेगा, 4 पाई रो नॉट, ये बनेगा आर क्यूब बाई 3 माइनस ये बनेगा आर टू दावर 4/4 आर। ठीक है। नेक्स्ट, तो ये बन गया मेरा मास, वेरिंग मास, वेरिएबल मास।
देन हमको क्या निकलने को बोला है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जी आर इक्वल्स टू जी एम आर बाई आर स्क्वायर। फाइन। तो ये क्या बन जाएगा, 4 पाई ρ0 इंटू जी, ये 4 है, और यहाँ पे बनेगा r³/3 माइनस r⁴/4 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से ये स्मॉल r³ कैंसिल होके बन जाएंगे जी, 4g π ρ0, यहाँ पे r/3 माइनस r²/4। बहुत बढ़िया। नाउ ये मेरा क्या आ गया, जी आर। तो अब बोला है कि मैक्सिमम जी आर कब आने वाला है, फॉर मैक्सिमम जी आर वी नीड dg/dr इक्वल्स टू 0। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर, क्या मिलेगा, dg/dr विल बी 4g π ρ0। यहाँ से मेरे पास आने वाला है 1/3, और यहाँ से मेरे पास आने वाला है 2r/4 कैपिटल आर, और ये बड़ा बड़ा जीरो था। जीरो का बड़ा बड़ा मतलब ये वाला टर्म, ब्रैकेट वाला टर्म जीरो हो जाएगा, मतलब 1/3 माइनस 1/3 इक्वल्स टू 2r/4r। 2 से 4 कैंसिल होके बनेगा स्मॉल आर इक्वल्स टू 2/3 आर। तो ये बन गया मेरा आंसर, 2/3 आर, 2/3 आर, ऑप्शन सी। ओके फाइन। नेक्स्ट देखो, 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, ए थर्मली इंसुलेटेड, ये ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे बहुत हिंट छुपा हुआ है। ये थर्मली इंसुलेटेड सिलेंडर, पहला बात तो ये थर्मली इंसुलेटेड है, is divided into two compartments by frictionless perfectly conducting piston. Left compartment contains n mole of an ideal monoatomic gas, temperature T0, volume V0। राइट कंपार्टमेंट में n मोल है, आइडियल डायटोमिक गैस है, वाइब्रेशन नहीं है इसका, टेम्परेचर T0, वॉल्यूम है V0। देन पिस्टन को रिलीज किया गया, मूव करने को दिया गया फ्रीली, और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, मतलब पिस्टन जो है वो मूव नहीं कर रहा है, मतलब उसका लेफ्ट साइड का जो प्रेशर वो बराबर है राइट साइड के प्रेशर के। फाइन। ये होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब। देन entire system is slowly brought into thermal contact with a heat reservoir at temperature T0। मतलब ये जो टोटल सिस्टम था मेरा, पिस्टन वाला जो सेटअप था, ये वाला मैंने ड्रॉ करके रखा है। इस सेटअप को मैंने क्या किया, ये दोनों साइड के गैस को टेम्परेचर T0 कर दिया, मतलब कुछ रिजर्वर में रख के फाइनल टेम्परेचर दोनों दोनों साइड का आने वाला है T0, and allowed to reach final equilibrium। Assume all processes are quasi-static wherever applicable, और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें कुछ समझने वाली बात है। पहला तो देखो, ऑप्शंस में क्या दिया गया है, ड्यूरिंग द इनिशियल मोशन ऑफ द पिस्टन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। तो पहले हम एंट्रोपी के साथ कुछ डील करते हैं, एंट्रोपी कैसे होने वाला है वो एक बार हम चेक कर लेते हैं, एंट्रोपी क्या बनने वाला है सिस्टम का। तो पहले देखो, हमें क्या पता है फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हमें क्या पता है कि एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम डेल एस हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है। तो इन दिस केस, हमारा जो ये केस है, पिस्टन वाज इनिशियली थर्मली इंसुलेटेड, है ना। पिस्टन पहले क्या था, थर्मली इंसुलेटेड था, क्योंकि पूरा सिस्टम ही थर्मली इंसुलेटेड था। तो इसका मतलब पिस्टन वाज एन आइसोलेटेड सिस्टम, राइट।
और आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, डेल एस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। लेकिन हमारा जो ये ऑप्शन है यहाँ पे क्या बोला गया है कि एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो पहला ऑप्शन मिल गया गलत। देन बी क्या बोला है, आफ्टर कंप्लीट इक्विलिब्रियम द वॉल्यूम्स ऑफ टू गैसेस आर इक्वल, तो ये चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक नोट वर्दी बात आ जाता है, क्या है, जस्ट अ सेकंड, एक नोट वर्दी बात आता है, वो है, देखो आइडियल गैस फॉर्मूला पता है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, यूनिवर्सल गैस लॉ जो है, तो हम लिख सकते हैं पी इनिशियल, इनिशियल जो प्रेशर था वो कितना था, एन आर टी नॉट बाई वी नॉट फॉर बोथ, राइट, दोनों साइड के लिए, क्योंकि दोनों साइड का एन सेम है, टी सेम है, वी सेम है, तो दोनों साइड का प्रेशर, इनिशियल प्रेशर सेम था। देन एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम होता है, कौन सा वाला, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हमने अभी अभी क्या डिस्कस किया कि पिस्टन स्टॉप्स, पिस्टन अगर स्टॉप हो गया तो इसका मतलब है लेफ्ट साइड का जो प्रेशर है और राइट साइड का जो प्रेशर है दोनों सेम आने वाला है। तो इनिशियली क्या मिला कि लेफ्ट और राइट साइड का प्रेशर सेम है, बहुत बढ़िया। लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, तो देखो लेफ्ट साइड में जो वॉल्यूम बनेगा वो कितना बनेगा, एन आर टी नॉट बाई टी लेफ्ट, राइट साइड का जो वॉल्यूम बनेगा वो कितना बनेगा, एन आर टी नॉट बाई पी राइट, क्योंकि देखो जब वो इक्विलिब्रियम में रीच कर जाता है उस समय में भी उन दोनों का टेम्परेचर टी नॉट है, राइट। तो पी एल और पी आर तो सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट का वॉल्यूम विल बी इक्वल टू राइट का वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम में, एट इक्विलिब्रियम लेफ्ट वाला वॉल्यूम और राइट वाला वॉल्यूम सेम आने वाला है हमारा, बहुत बढ़िया सर। तो आफ्टर कंप्लीट इक्विलिब्रियम फाइनल वॉल्यूम्स ऑफ टू गैसेस आर इक्वल, तो ये तो हो गया सही आंसर, सही बात। देन ऑप्शन सी को चेक करते हैं। ऑप्शन सी में क्या बोला कि टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। देखते हैं क्या होता है। देखो ये जो टोटल इंटरनल एनर्जी है, टोटल इंटरनल एनर्जी जो कि है यू, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर टी के ऊपर। लेकिन थ्रू आउट द प्रोसेस क्या था, इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट था और फाइनल में भी टेम्परेचर टी नॉट आ गया मेरे पास। जब वो एक वो बोलता है ना रिजर्वोयर में रखते हैं, इनिशियली टेम्परेचर मेरे पास था टी नॉट और फाइनल टेम्परेचर टी नॉट है, तो इसका मतलब कि जो इंटरनल एनर्जी है उसका कोई चेंज नहीं आया, तो डज नॉट चेंज, तो ये तो सही हो गया। देन देन बोलता है फाइनल प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द इनिशियल प्रेशर। लेट्स चेक। देखो इनिशियली, इनिशियली प्रेशर कितना था, पी आई वॉज एन आर टी नॉट बाई वी नॉट, फाइन। देन ऑल्सो वी प्रूव्ड एट इक्विलिब्रियम वी लेफ्ट इज इक्वल्स टू वी आर विच इज वी नॉट, क्योंकि मतलब टोटल वॉल्यूम तो टू वी नॉट है, दोनों का बराबर है, तो इसका मतलब ये वाला भी वी नॉट, ये वाला भी वी नॉट है। सो फाइनल प्रेशर जो बनेगा वो कितना बनेगा, एन आर टी नॉट डिवाइडेड बाई वी नॉट विच इज इक्वल्स टू पी आई के बराबर है, तो इसका मतलब पी फाइनल इज इक्वल्स टू पी आई, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। तो हमारे पास एक ही रॉन्ग आंसर है, वो है ए। सो इसका आंसर बन जाएगा ए। क्या बोला है कि द ग्राफ शोज, ग्राफ कैसा है, ये है मेरा ग्राफ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो v और i है, उसके बीच में फाई का मतलब गैप है, मतलब फेस डिफरेंस है फाई का। तो
देन ओके, जस्ट अ सेकेंड। तो ये मेरा है फेजर डायग्राम। यहाँ पे देखो वी और आई अगर दोनों सेम फेज में है, मतलब कि हम बोलते हैं इन फेज, तो वो होता है रेजिस्टिव सर्किट। देन आई अगर लीड करता है वी को, आई लीड्स वी, देन हम बोलते हैं कैपेसिटिव सर्किट है। और अगर वी लीड करता है आई को, देन हम बोलते हैं इंडक्टिव सर्किट है। और ये जो हमारा केस था, इस केस में क्या हो रहा है कि आई लीड्स वी, आई लीड्स वी मतलब क्या हो जाएगा वो, कैपेसिटिव वाला, तो आंसर बन जाएगा कैपेसिटिव सर्किट। फाइन। देन क्वेश्चन नंबर 8, ए कंडक्टिंग रॉड ऑफ एल, मतलब एल रोटेट्स विथ कांस्टेंट एंगुलर ओमेगा एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, तो मतलब ये जो मेरा सेटअप है वो कैसा है, ये मेरे पास एक रॉड है जो यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, इस एंड में फिक्स है, और ये ऐसा ओमेगा से रोटेट करता है। बहुत बढ़िया सर। देन ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा मेरे पास, बी वेक्टर। बहुत बढ़िया। तो अब क्या हो रहा है कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट एंड अदर एंड। अच्छा, तो क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा। हाँ, ये कुछ ऐसा सेटअप है मेरे पास। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो रॉड है ये घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, राइट। तो ऐसा घूमेगा तो क्या होगा, इसमें एक पोटेंशियल जनरेट होगा। कैसा जनरेट होगा, बी वी एल, ई एम एफ इक्वल्स टू बी वी एल हम बोलते हैं। ये बी वी एल जनरेट होगा इस रॉड के अंदर। वो रॉड ई एम एफ जो बनेगा, और यहाँ पे एक रजिस्टर कनेक्टेड है, तो वहाँ से करंट बन जाएगा। तो देखो ई एम एफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम एलिमेंट पकड़ेंगे, लाइक सेंटर से जाके एक्स डिस्टेंस पे हम एक एलिमेंट उठाएंगे डी एक्स, और डी एक्स का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है वी। वी कितना बनेगा, ओमेगा इंटू आर, आर मतलब सेंटर से दूरी, वो है एक्स, वी इक्वल्स टू ओमेगा एक्स। और ई एम एफ कितना बन जाएगा, ई एम एफ हो जाएगा बी वी इंटू लेंथ, लेंथ कितना है एल, आई मीन कैपिटल एल। सो ये बन जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड। यहाँ पे लेंथ जो है, हम एलिमेंट एलिमेंट के लिए डीई, मतलब ये जो छोटा एलिमेंट है उसके लिए, फॉर एलिमेंट कैलकुलेशन कर रहे हैं। एलिमेंट के लिए डी कितना बनेगा, छोटा सा ईएमएफ बी वी इंटू डी एक्स, डी एक्स मतलब उसका लेंथ था डी एक्स। सो फॉर द होल डॉट ईएमएफ विल बी इंटीग्रेशन ऑफ बी वी डी एक्स, और वी कितना है, ओमेगा एक्स डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक, जीरो से एल तक। सो ईएमएफ बन जाएगा बी ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई टू, जीरो से एल तक, विच इज बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। सो ये बन जाएगा मेरा ईएमएफ ऑफ द रॉड। तो आई आर इक्वल्स टू ई है, विच इज हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो करंट कितना बन जाएगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू आर। बहुत बढ़िया। तो ये ऑप्शन ए, ठीक है। देन a series LCR circuit consisting of inductor L, capacitor C, resistor R connected to AC source, ओमेगा फ्रीक्वेंसी है उसका, और रेजोनेंस बन रहा है एट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। तो रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस मतलब ये मेरा आई है, और ये हो गया मेरा, आई मीन एक सेकेंड, ये ओमेगा होता है, ठीक है। ये मेरा ओमेगा है, ये आई है। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है ओमेगा नॉट। उस ओमेगा नॉट में क्या होता है कि ये जो आई है वो पीक करता है, मैक्सिमम करंट आता है ओमेगा नॉट में, आई मैक्स होता है। ओमेगा नॉट से थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में करंट कम हो जाता है, जो कि यूज़ होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए साउंड अच्छा आएगा, लेकिन उसके आसपास वाले के लिए नहीं आएगा, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो हम बोलते हैं कि फॉर रेजोनेंस, रेजोनेंस के लिए जो कंडीशन है वो क्या बनेगा, एक्सएल इक्वल्स टू एक्ससी। एक्सएल क्या होता है, ओमेगा इंटू एल, और एक्ससी होता है वन बाई ओमेगा सी।
सो ओमेगा एल इक्वल्स टू 1/ओमेगा c। सो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा 1/LC। सो ओमेगा इक्वल्स टू 1/√ऑफ LC। बहुत बढ़िया। फिर ये मेरा इनिशियल ओमेगा था, ओमेगा नॉट। ठीक है। फिर बोल रहा है कि रेजिस्टेंस को सेम रखा सच दैट एल को 2L बना दिया और सी को C/2 बना दिया। सो न्यू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश कितना बनेगा? इससे इजी क्वेश्चन तो बन ही नहीं सकता। एल डैश विल बी 2L और सी डैश विल बी C/2। सो ओमेगा डैश क्या बन जाएगा? 1/√ऑफ 2L इंटू C/2, जो कि 1/√ऑफ LC रहता है, विच इज ओमेगा नॉट। मतलब ओमेगा डैश टू ओमेगा नॉट ही रहेगा, विच इज ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है? यहाँ पे बोल रहा है YDSC एक्सपेरिमेंट हो रहा है मेरे पास। मोनोक्रोमेटिक लाइट है, लैम्डा वेवलेंथ का, इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस लैम्डा इज के, एंड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट पाथ डिफरेंस λ/3 में क्या होगा? Fine. तो देखो, YDSC में मेरा फॉर्मूला होता है डेल फाई इक्वल्स टू 2 पाई/λ इंटू डेल एक्स। जहाँ पे डेल फाई क्या है? ये होता है फेस डिफरेंस, और डेल एक्स क्या होता है? ये होता है पाथ डिफरेंस। ठीक है। तो देखो, और एक दूसरा फॉर्मूला है जो है इंटेंसिटी इक्वल्स टू I max इंटू कॉस स्क्वायर डेल फाई बाई टू। ठीक है। ये दो मेरे पास फॉर्मूला है। अब देखो, पहला तो मेरे पास डेल फाई वन विच इज 2 पाई/λ इंटू डेल एक्स, पाथ डिफरेंस कितना दिया था? लैम्डा, विच इज 2 पाई। देन डेल फाई टू कितना बनेगा? डेल फाई टू बनेगा 2 पाई/λ इंटू λ/3, विच इज लैम्डा लैम्डा कट के ये आ जाएगा 2 पाई/3, मतलब कि डेल फाई 1/3। बहुत बढ़िया सर। अब इंटेंसिटी निकाल लेंगे हम। I1 इज I max इंटू कॉस स्क्वायर। पहले वाला फाई वन कितना था? 2 पाई था, 2 पाई/2, मतलब कॉस पाई कितना होता है? 1। सो यहाँ से मेरे पास आ रहा है कि I1 इक्वल्स टू आई मैक्स इंटू 1, मतलब आई मैक्स इक्वल्स टू I1 इक्वल्स टू आई मैक्स। देन नेक्स्ट I2 निकालते हैं हम। I2 विल बी आई मैक्स इंटू कॉस स्क्वायर। I2 कितना था? 2 पाई/3, 2 पाई/3/2, मतलब ये तो 2 कैंसिल आउट हो गए पाई/3। सो कॉस पाई/3 कितना आता है हमारे पास? 1/2। सो यहाँ से बन जाएगा I max/4, राइट? I2 इक्वल्स टू I max/4। सो दोनों का रेशियो लोगे तो क्या बनेगा? I1/I2, इट इज I1/I2, मतलब I max/4, तो ये 4 हो जाए। ओ, हमको हमको तो बस पूछा है कि I2 कितना बनेगा, तो I2 बनेगा, यहाँ से I2 बन जा रहा है I1/4। I1 को वो K बोल रहा था, तो K/4, ये I1 इज K। सो यहाँ से K/4, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। देन एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। मेटालिक सरफेस illuminated with radiation of wavelength lambda, stopping potential V, and the same surface is illuminated with radiation 2 lambda wavelength का, स्टॉपिंग पोटेंशियल उस केस में V/4। तो बोल रहा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है? आइंस्टाइन इक्वेशन जो बनता है मेरे पास, क्या है? आइंस्टाइन इक्वेशन। वो क्या बोलता है? मतलब ये मेटालिक प्लेट है, यहाँ से मेरे पास फोटोन आ रहा है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल रहा है। इस इलेक्ट्रॉन के मोशन को टोटली रोकने के लिए मेरे पास मैं एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता हूँ V का। वो V पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है कि पूरा इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो आता है, मतलब के के काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू hc/λ
जो कि है इनकमिंग फोटोन का एनर्जी माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट। क्या टर्म है सर? ये लैम्डा जो है वो है इनकमिंग वेवलेंथ, और लैम्डा नॉट जो है वो है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और एच तो पता है प्लैंक कांस्टेंट है, और के जो है वो है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या होता है? काइनेटिक स्टॉपिंग पोटेंशियल ये क्या करता है कि काइनेटिक एनर्जी को ईवी मतलब पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो नया इक्वेशन बनता है ईवी इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट। तो ये मेरे पास है पहला इक्वेशन। दूसरे केस में बोला है कि v बाई फोर हो जा रहा है और लैम्डा हो रहा है कितना? लैम्डा हो रहा है 2 लैम्डा। लैम्डा की जगह पे 2 लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट। ये हो रहा है दूसरा इक्वेशन। तो फिर मैं इन दोनों को इक्वेट करके लिखता हूँ। v के जगह पे ये एच सी बाई फोर लैम्डा माइनस एच सी बाई फोर लैम्डा नॉट इक्वल्स टू एच सी बाई 2 लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट। देन इसको करके क्या आता है? ये आता है एच सी बाई फोर लैम्डा इक्वल्स टू 4 - 1 3/4 एच सी बाई लैम्डा। सो यहाँ से मेरे पास आता है कि लैम्डा नॉट। तो यहाँ से मेरे पास आता है कि लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 3 टाइम्स लैम्डा। ठीक है, तो ऑप्शन सी। फाइन। देन क्वेश्चन नंबर 12। ये थोड़ा ध्यान दो क्या बोल रहा है। A charged particle of mass m and charge q is released from rest at the origin in a region where a uniform electric field ej cap, magnetic field कितना है b cap are present simultaneously. The particle undergoes a combination of translation oscillatory motion trajectory energy changes of the particle. Which of the following statement correctly describe the maximum displacement attained by the particle along direction of electric field? मतलब वाई डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो पूछा गया है हमारे पास। ठीक है, सिनेरियो कैसा है? ऐसा कुछ सेटअप है, ये मेरे पास है प्लस क्यू और एम वाला पार्टिकल। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा है वाई डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा है, मतलब आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड का हमें फॉर्मूला पता है, एफ एम इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, वो वाला फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वाला। तो देखो इलेक्ट्रोडायनामिक्स का जो मेन लॉ है जिसको हम बोलते हैं कि लॉरेंस फोर्स, वो क्या होता है? एफ इक्वल्स टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। राइट, ये आता है मेरे पास फॉर्मूला फोर्स का। मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल है इसके ऊपर जो नेट फोर्स आ रहा है एफ नेट, वो कितना है? क्यू ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस बी वेक्टर। बहुत बढ़िया सर। अभी ई का वैल्यू है ई जे, ई वेक्टर इज ई जे कैप, और बी वेक्टर है मेरे पास बी के कैप। और वेलोसिटी को मैं लेट से मान दोनों कंपोनेंट में तोड़ देता हूँ, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप करके। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से क्या आता है? एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी विच इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई जे कैप प्लस क्यू इंटू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे क्रॉस बी के इक्वल्स टू क्यू ई जे प्लस क्यू आई और आई के करके आई जे के, मतलब आई के करके माइनस जे आता है, क्यू वी एक्स बी माइनस जे प्लस क्यू वी वाई बी जे और के करके क्या आता है? आई आता है, आई।
सो ये बन गया क्यू वी वाई बी आई कैप प्लस क्यू ई माइनस क्यू वी एक्स बी जे कैप। ये हो गया मेरा फोर्स वेक्टर। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब अलोंग एक्स एक्स डायरेक्शन में फोर्स, मैं इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ कि एम एम मतलब मास ऑफ द पार्टिकल, मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ जो है, एम इंटू डी वी एक्स बाई डी टी, एम ए एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्यू वी वाई बी, और वाई डायरेक्शन में कितना है, एम डी वी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू क्यू ई माइनस क्यू वी एक्स इंटू बी। बहुत बढ़िया। नाउ दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों को हम डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर देते हैं। ठीक है, ये एक दो दोनों को ही। पहला वाला क्या बनता है, एम डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर ऑफ वी वाई इक्वल्स टू, एक सेकेंड, हाँ ये वाला टर्म तो जीरो, माइनस क्यू डी वी एक्स बाई डी टी इंटू बी। क्योंकि देखो क्यू ये तो कांस्टेंट फोर्स है, तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये बनेगा। तो वहां से हम लिखेंगे कि, अब देखो dv बाई डी टी, dv बाई डी टी इक्वेशन वन से हम लिख सकते हैं एम डी स्क्वायर वी वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस क्यू, dv बाई डी टी को लिख सकते हैं हम क्यू वी वाई बी बाई एम इंटू बी, जी इक्वल्स टू माइनस, आई मीन इसको हम रीअरेंज करते हैं इक्वेशन को, तो वो बनता है एम डी स्क्वायर वी वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बी बाई एम का होल स्क्वायर इंटू वी वाई इक्वल्स टू जीरो। तो ये जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमको देता है ऑसिलेटरी सोल्यूशन। ऑसिलेटरी सोल्यूशन जो हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर में पढ़ा था, ये क्या बनता है, वी वाई टी, वो इक्वल्स टू सी वन, एक कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट साइन ओमेगा टी, प्लस सी टू, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट कॉस ओमेगा टी। फाइन। अब इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, हम इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम बाउंड्री कंडीशंस यूज करते हैं, जैसे कि एट टी इक्वल्स टू जीरो, टी इक्वल्स टू जीरो में क्या होगा, एक सेकेंड, हाँ वी वाई टी जो बनेगा वो जीरो बनेगा, तो इसका मतलब जीरो इक्वल्स टू सी वन, ये तो जीरो बन जाएगा, और ये कॉस जीरो वन हो जाएगा सी टू, तो इसका मतलब है सी टू इज जीरो, एक वेरिएबल तो आ गया। तो इसका मतलब वी वाई टी जो है वो इक्वल्स टू है सी वन साइन ओमेगा टी के। बहुत बढ़िया सर, क्या बात। अब क्या आ गया, अब देखो एट टी इक्वल्स टू जीरो, वी एक्स भी तो जीरो होगा, राइट। तो वी एक्स का इक्वेशन क्या था, वी एक्स का, सॉरी एक सेकेंड, माय मिस्टेक, वी एक्स नहीं, हम यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक सेकेंड, डी वी वाई बाई डी टी क्या आएगा, इसको टी के रेस्पेक्ट में करेंगे सी वन ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, और ये जो डी वी वाई बाई डी टी है, ये इक्वेशन टू से क्या लिख सकते हैं, डी वी वाई बाई डी टी टू ये टर्म डिवाइडेड बाई एम, मतलब डी वी वाई बाई डी टी टू क्यू ई माइनस क्यू वी एक्स बी बाई एम इक्वल्स टू सी वन ओमेगा कॉस ओमेगा टी, राइट। तो यहां से देखो, यहां से देखो एट टी इक्वल्स टू जीरो, वी एक्स जीरो बनेगा, मतलब आ, ये वाला टर्म जीरो हो रहा है, तो मेरे पास क्या बचेगा, सी वन ओमेगा कॉस जीरो तो वन, कॉस ओमेगा टी जीरो बन जाएगा,
वन बन जाएगा। तो सी वन ओमेगा इक्वल्स टू क्यू वी बाई एम। और ओमेगा का वैल्यू क्या पता था हमको, सी वन इंटू ओमेगा इज, ओके। सो यहाँ पे एक छोटा सा लाइन मेंशन करने की जरूरत थी, लेट मी पुट इट। ये बनता है एम डी स्क्वायर वी वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वी वाई इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे ओमेगा होगा क्यू बी बाई एम के बराबर, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे पुट करते हैं ओमेगा का वैल्यू। ओके, सो ओमेगा के जगह पे क्या बनेगा, क्यू बी बाई एम, सी वन इंटू क्यू बी बाई एम इक्वल्स टू क्यू ई बाई एम। क्यू एम कट के बन जाएगा सी वन इक्वल्स टू ई बाई बी। बहुत बढ़िया। देन हम इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं कि वाई टी वी वाई टी इक्वल्स टू ई बाई बी साइन ओमेगा टी। एक सेकंड, हाँ ऐसे लिख सकता हूँ। तो y के लिए वाई टी क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ वी वाई इंटू डी टी फ्रॉम जीरो टू टी। तो इसका इंटीग्रल करेंगे तो क्या बन जाएगा, ई बी इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन ओमेगा टी, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से टी तक। तो ये बनता है ई बाई बी ओमेगा वन माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो वाई टी इक्वल्स टू ई बाई बी ओमेगा वन माइनस कॉस ओमेगा टी। तो अब देखो, ये जो टर्म है वाई टी, ये मैक्स कब बनेगा, ये मैक्स बनेगा जब ये कॉस का जो टर्म है वो माइनस वन बन जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि वाई मैक्स इक्वल्स टू ई बाई बी ओमेगा इंटू टू। फाइन, ओमेगा का वैल्यू पुट करें, टू ई बाई बी, ओमेगा कितना था, क्यू बी बाई एन, क्यू बी बाई एन। ये बन जाएगा टू एम ई बाई क्यू बी स्क्वायर। दिस इज, ये ऑप्शन है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स लिनियरली इनवर्सली दिस का एंड इसको भी दिस। बहुत बढ़िया। तो ये जो मेरे पास ये ग्राफ बनेगा ना इसका, ये कैसा बनेगा, एक बार दिखा देता हूँ। ये जो ग्राफ बनने वाला है मतलब पार्टिकल का ट्रेजेक्टरी, वो कुछ ऐसा आएगा। ये एक्स, ये वाई, ये जेड है। ये मेरा पार्टिकल है ऐसा, ये ऐसा, कुछ ऐसा ट्रेजेक्टरी बनेगा ये पार्टिकल का। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, पॉइंट चार्ज क्यू लोकेटेड। तो देखो ये जो सेटअप दिया गया है मेरे पास, ये सेटअप कुछ ऐसा है, एक प्लेन है बी बी का, और इससे बी बाई टू दूरी में क्यू क्यू चार्ज बैठा हुआ है। तो देखो अगर ये ऐसा होता सेटअप, कुछ ऐसा होता, तो क्या होता कि सिक्स साइड्स, सिक्स साइड्स या फिर सिक्स प्लेन्स शील्ड्स द फ्लक्स, ठीक है। मतलब इस केस में टोटल फ्लक्स कितना बन जाता, फ्लक्स विल बी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अभी देखो यहाँ पे उसके जगह पे एक एक एरिया आ जा रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जितना फ्लक्स बन रहा था टोटल एरिया के थ्रू, मतलब थ्रू द क्यूब, थ्रू द क्यूब, थ्रू द क्यूब फ्लक्स कितना था, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, छह सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स था क्यू बाई एप्सिलॉन। तो इस केस में देखो
6 सरफेस के जगह पे एक सरफेस दिया हो गया है, तो उसका मतलब फ्लक्स भी 1/6 टाइम्स हो जाएगा, तो फ्लक्स विल बी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 6 विच इज क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये 6 हो जाएगा n का जगह पे, n विल बी 6। देन 14, 14 वाले में क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर मास m रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ओके, मतलब इसके सेंटर के अराउंड ये रोटेट कर रहा है। तो देखो, मैं ये जो डिस्क है इसको दो डिस्क के मतलब दो डिस्क के सम की तरफ लिख सकता हूँ। मतलब एक ऐसा डिस्क था और इसके ऊपर मैंने इसको बैठा दिया। मतलब ये मेरे पास देखो, पहला ये तो डिस्क था, येलो वाला डिस्क ऐसा था, और फिर मैंने क्या किया, यहाँ से ये वाला डिस्क उठा के फेंक दिया, ये टुकड़ा उठा के फेंक दिया, जो कि ये रेड वाले के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके वजह से मेरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा I1, और इसके वजह से I2 आएगा, वो माइनस हो जाएगा, राइट। मतलब सिंपल है कि लाइक दिस, आई नेट विल बी I1 माइनस I2, है ना। इसका जो मतलब इनिशियली, मतलब अगर ये येलो वाला डिस्क ही ओनली घूमता मेरे पास, अगर ओनली येलो वाला डिस्क रहता मेरे पास, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता वो क्या होता, I1। लेकिन अब मैंने उससे छोटा छोटा सा एक टुकड़ा उठा के फेंक दिया है, लाल वाला हिस्सा उठा के फेंक दिया है इससे, तो उसके लिए क्या बन जाएगा, ये I2 जो होगा वो माइनस हो जाएगा। मतलब एक्चुअली मुझको ये लिखना चाहिए ऐसा, प्लस नहीं बन के ये बनेगा माइनस। हाँ, अब जाके ये सही हुआ, माइनस। ठीक है, तो दोनों का इंडिविजुअली आई कैलकुलेट करके I1 माइनस I2 कर देंगे हम। तो पहले वाले के लिए क्या होता है, आई वन का जो कैलकुलेशन होता है, लेट्स डू द I1 का कैलकुलेशन। I1 कितना होगा, देखो, आ, एक ये तो एक मतलब डिस्क है मेरे पास, डिस्क को ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, उसका मास m है, रेडियस r है, तो उसके लिए हम लिखते हैं क्या, I1 विल बी mr² by 2। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखने का होता है, ठीक है, डिस्क के लिए। देन दूसरे के लिए हम करें, दूसरे के लिए क्या होता है, एक ऐसा डिस्क था, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, लेकिन वो रोटेट कर रहा है अलोंग दिस पॉइंट, अलोंग दिस पॉइंट। यहाँ पे क्या लग जाएगा मेरा, यहाँ पे मेरा लग जाएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। वो क्या बोलता है कि आई थ्रू एनी पॉइंट इक्वल्स टू आई थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस टोटल मास इनटू d²। डी क्या है, डी है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, ठीक है। मतलब इसका सेंटर ऑफ मास से ये पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो d डिस्टेंस है, और m होता है इसका टोटल मास। बहुत बढ़िया। I2 कितना बनेगा, ओके, इसका I सेंटर ऑफ मास तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं। मास कितना है, m/πr² इंटू πr/2 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये बन जाएगा m r², आई मीन सॉरी सॉरी, ये बनता है मेरे पास m/4, ठीक है। इसका एक सेकेंड, मास में निकाल रहा हूँ m डैश्ड, तो m डैश क्या हो गया, m/4। बहुत बढ़िया सर। तो आई थ्रू I2 कितना बनेगा, आई थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस m/4, और डिस्टेंस कितना है, r/2 का होल स्क्वायर। तो I2 विल बी, सेंटर ऑफ मास से कितना है, mr²/2, m रेडियस का स्क्वायर बाई 2 प्लस ये वाला कितना आएगा, m/4 r/2 होल स्क्वायर। तो वहाँ से I2 मेरे पास आता है, इसको तुम अगर कैलकुलेट करोगे तो निकल के आता है mr² बाई 32,
प्लस 2mr² by 32 विच इज 3mr² by 32। ठीक है, ये आ गया I2। और फिर नेट आई क्या बनेगा मेरे पास, आई नेट विल बी I1 - I2। I1 है mr² by 2 माइनस 3mr² by 32। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं 32। 16 - 13 इज 13 mr²। ठीक है, 13/32। 13/32 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देन लास्ट वाला एक क्वेश्चन बचता है, बहुत ईजी है। पार्टिकल ऑफ मास m charge q is accelerated from rest through a potential difference v। Another particle 2m charge 2q accelerated through same potential difference। Ratio of the de Broglie wavelength λ1/λ2। तो लैम्डा de Broglie wavelength क्या होता है, h/√of 2m/q/v। ठीक है, q चार्ज है, v पोटेंशियल डिफरेंस है, m मास है। तो देखो यहाँ से λ1 क्या बनेगा, h/√of 2m/q/v। और λ2 कितना बनेगा, h/√2 मास कितना है 2m का, चार्ज कितना है 2q, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। तो ये एसेंशियली बन जाता है λ2 इक्वल्स टू h/2√of 2m/q/v विच इज λ1/2। सो यहाँ से क्या आता है कि λ1/λ2 इज 2:1। 2 मतलब ऑप्शन सी। ओके, सो ये हो गया हमारा डिस्कशन। सो थैंक यू फॉर स्टेइंग अप टू दैट पॉइंट।